जी हां, लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में कायम बीएसपी और एसपी इत्तेहाद को लेकर फिलहाल अब ब्रेक लग गया है। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। इन्होंने कहा कि इत्तेहाद हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ, लेकिन कुछ वक्त के लिए ब्रेक लगा है। इन्होंने कहा कि अगर अखिलेश मुस्तकबिल में खुद को तब्दील नहीं करते हैं, उनका अकेले चलना ही बेहतर है। मायावती ने इल्जाम लगाया कि ईवीएम में गड़बड़ हुई है। इन्होंने कहा कि इत्तेहादी उम्मीदवारों को यादवों के वोट नहीं मिले हैं। हद तो यह है कि यादवों की अक्सरियत वाले हलकों में भी समाजवादी उम्मीदवार हार गए। इसका जिक्र किया एग्जाम्पल के तौर पर मायावती ने सामने पेश किया। मायावती ने आइंदा होने वाले असेंबली के ज़िमनी चुनाव में अकेले लड़ने का फैसला किया है। और इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बड़ी बातें इसके अलावा मायावती ने कही, आइए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में जन अपेक्षा के विपरीत आए चुनाव परिणाम में ईवीएम की भी भूमिका काफी कुछ खराब रही है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। किंतु इसके बावजूद भी बीएसपी का बेस वोट व सपा का अपना बेस वोट जुड़ने के बाद फिर इन सबको कतई भी हारना नहीं चाहिए था। इनकी हार का हमारी पार्टी को भी बहुत ज्यादा दुख है। और यदि हमें लगेगा कि सपा प्रमुख अपने राजनीतिक कार्यों को करने के साथ साथ अपने लोगों को मिशनरी बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर हम लोग जरूर आगे भी मिलकर साथ में चलेंगे। और अगर वे किसी कारणवश इस काम में सफल नहीं हो पाते हैं, तो फिर हम लोगों का अकेले ही चलना ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए वर्तमान स्थिति में अब हमने, क्योंकि अभी उनको लोगों को परिवर्तित करने में टाइम लगेगा और जो कुछ सीटों पर बाई इलेक्शन यूपी में होने वाले हैं वो तो कभी भी अनाउंस हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव के संबंध में जो परिणाम खासकर उत्तर प्रदेश में उभर कर सामने आए हैं, तो उस पर बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि इस चुनाव में सपा का बेस वोट अर्थात यादव समाज अपने यादव बाहुल्य, जहां पर इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, अपने यादव बाहुल्य सीटों पर भी सपा के साथ पूरी मजबूती के साथ टिका हुआ नहीं रह सका है। अर्थात अंदर अंदर ना जाने किस बात की नाराजगी के तहत भीतर घात किया है और सपा की खासकर यादव बाहुल्य सीटों पर भी सपा के मजबूत उम्मीदवारों को भी हरा दिया है। मैं गठबंधन को कहकर के यही कहूंगा कि अगर गठबंधन टूटा है या गठबंधन के बारे में जो बात रखी गई है, मैं उस पर बहुत सोच समझ कर विचार करूंगा। और जब गठबंधन के चुनाव में है ही नहीं उपचुनाव में, तो हम अपनी समाजवादी पार्टी की तैयारी करेंगे। समाजवादी पार्टी भी 11 सीटों पर पार्टी से राय मशवरा कर करके अकेले लड़ेगी, उसका विचार हम लोग कर लेंगे बहुत जल्दी। उधर बीजेपी लीडर जीवीएल नरसिम्हन राव ने यूपी इत्तेहाद से अलग होने वाले मायावती के फैसले पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। ये बसपा सपा का जो गठबंधन था, ये एक जाति आधारित और एक नकारात्मक गठबंधन था। यह केवल और केवल अपने अस्तित्व को बचाने की और नरेंद्र मोदी जी को रोकने के लिए बना हुआ एक गठबंधन था, जो जनता के लिए मंजूर नहीं था। जब इस प्रकार के अवसरवादी गठबंधन बनते हैं, लोग उनके समर्थन नहीं करते हैं। एसपी और बीएसपी इत्तेहाद पर क्या कुछ एनसीपी कह रही है, तारिक अनवर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। ये तो दोनों पार्टी का अपना निजी मामला है और दोनों स्वतंत्र है अपना फैसला लेने के लिए। अभी जो लोकसभा में गठबंधन था, उसका उन लोगों ने जायज़ा लिया होगा और तब इस नतीजे पर लोग पहुँचे होंगे। मैं समझता हूँ कि ये फैसला लेने से पहले तमाम चीज़ों का सर्वेक्षण ज़रूर किया गया होगा।
तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद तमाम चीजें क्लियर कर दी हैं मायावती ने। कल ही हालांकि नाता तोड़ दिया था समाजवादी पार्टी से और उनकी जानिब से कहा गया कि तरह तरह की खबरें उनको लेकर आ रही थी, बीएसपी को लेकर आ रही थी, इसलिए जरूरी हो गया था कि वो अपने मौकिफ को, स्टैंड को सामने रखें मीडिया के सामने। इसी के तहत तकरीबन 11 बजे मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था। कल के पूरे मामले पर भी हमारी नजर खास बनी रही थी। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे पवन गौड़ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। पवन, कल जिस तरीके से मीटिंग दिल्ली में हुई उस वक्त भी आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहे और पल पल की अपडेट देते रहे। उसके बाद रिश्ता खत्म कर लिया समाजवादी पार्टी से बीएसपी ने और आज हमने देखा कि मायावती ने सीधे तौर पर कहा कि ये सियासी मजबूरी के तहत हम कर रहे हैं। इन तमाम चीजों को उन्होंने सियासी मजबूरी का नाम दिया। देखिए सर, आपको बताना चाहूंगा कि इस जो वक्तव्य आज मायावती का आया है, इसका उसी दिन से इंतजार हो रहा था जिस दिन से जो लोकसभा चुनाव परिणामों की घोषणा हुई थी और महागठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी तरह फेल हो गया था। बस एक ये कुछ 10-11 दिन का वक्त जरूर लगा, लेकिन ये जो आज हुआ है, मायावती ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की है, इसका इंतजार उसी दिन से किया जा रहा था, 23 मई से ही, जिस दिन लोकसभा चुनाव के परिणाम आए थे। क्योंकि गठबंधन का जो एक रोल था गठबंधन का उत्तर प्रदेश के अंदर, वो रोल ये था कि उनको बीजेपी को बिल्कुल पूरी तरह खत्म करना था, लेकिन उल्टा गठबंधन ही उत्तर प्रदेश के अंदर से लगभग खत्म हो गया और सिर्फ 15 सीटों पर सिमट कर रह गया। तो गठबंधन का औचित्य ही नहीं बना। उसका सीधा सीधा तरीका ये था कि न सपा के वोट बसपा को ट्रांसफर हुए थे, न बसपा के वोट सपा को ट्रांसफर हुए थे। वही कारण था कि गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर मोदी की सुनामी में पूरी तरह बह गया। तो ये उम्मीद उसी दिन से जताई जा रही थी कि बहुत जल्द ही ऐसा कोई स्टेटमेंट या तो सपा की तरफ से आने वाला है या बसपा की तरफ से आने वाला है। कल बसपा की एक बड़ी मीटिंग होती है उत्तर प्रदेश को लेकर, उसकी समीक्षा होती है और उससे सबसे बड़ी बातें यही निकल के आती हैं कि बसपा सुप्रीमो जो है मायावती, उन्होंने सपा को ब्लेम करते हुए कहा कि जो सपा का यादव जो वोट बैंक है, वो यादवों को ही उसने वोट नहीं किया, तो बसपा के उम्मीदवारों को क्या वोट करेंगे। तो उन्होंने सीधा सीधा जो आरोप जो है सपा के जो वोटर हैं उनके ऊपर डाल दिया और आज वही अपनी बातें वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती हुई नजर आई। लेकिन पवन गौड़, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है, क्योंकि मायावती ने कहा कि ये ब्रेक हमेशा के लिए लग नहीं रहा है। अगर मुस्तकबिल में समाजवादी पार्टी अच्छा करती है, उनका कैरियर अखिलेश यादव को लेकर कहा कि उन्होंने मुस्तकबिल में अगर कुछ अच्छा करते हुए वो दिखाई देते हैं तो उनके साथ फिर से बीएसपी हो लेगी। इससे ये साफ हो जाता है कि ये हमेशा के लिए जो टकराव दिख रहा है और हमेशा के लिए खालीपन नहीं दिखेगा, ऐसा इशारा मायावती ने दिया है। देखिए, आपको बता रहा हूं, सबसे ज्यादा मजेदार बात उनके इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यही लाइन रही कि अभी सिर्फ विराम लग रहा है। अगर अखिलेश यादव अपने आप को एक बड़ा नेता और अपनी जो पार्टी के अंदर के जो मसले हैं उनको सुलझाने में कामयाब हो जाते हैं तो भविष्य में उनके साथ हम फिर से जा सकते हैं। मतलब उन्होंने सीधे सीधे डायरेक्ट वे में उन्होंने नहीं कहा है कि हमारा गठबंधन खत्म हो गया है, क्योंकि जितने भी राजनीतिक गलियारे हैं उनमें यही माना जाता है कि मायावती किसी के साथ गठबंधन बहुत दिन तक कर नहीं चलती है और बहुत जल्दी ही उनका गठबंधन टूट जाता है। चाहे वो 1990 के दशक की बात करें, सपा के साथ भी गठबंधन हुआ, वो भी बहुत लंबा नहीं चला। एक उस समय नारा चला करता था कि साथ हुए मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। उस समय तो उन्होंने बिल्कुल क्लीन स्वीप उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान कर दिया था। उसके बाद में फिर बीजेपी के साथ मायावती आई, तो बीजेपी के साथ भी उन्होंने बहुत दो बार मुख्यमंत्री बनी, लेकिन बीजेपी के साथ एक भी बार उन्होंने पूरा कार्यकाल नहीं किया। तो राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा रहती है कि मायावती बहुत लंबा गठबंधन किसी के साथ नहीं रखती हैं और इस बार उन्होंने अपनी यही एक छवि को सुधारने की कोशिश की है कि हम लोग चाहते हैं गठबंधन बरकरार रहे, लेकिन इसकी जिम्मेदारी, इसको बरकरार रखने की जिम्मेदारी अब अखिलेश यादव के ऊपर है। अगर अखिलेश यादव अपने आप को एक परिपक्व नेता के रूप में उभार कर लाते हैं तो गठबंधन बना रहेगा, नहीं तो हम दोनों की भलाई इसी में है कि अकेले अकेले लड़ें। मतलब सीधे उन्होंने कि डायरेक्ट तरीके से सपा को ब्लेम भी कर दिया है। बने रहे, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं लखनऊ से, उनका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ सियासी तज्जिया निगार है प्रेमकांत तिवारी साहब, आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। प्रेमकांत तिवारी साहब, आपने भी उम्मीद की जा सकती है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, इसमें सबसे अच्छी बात यह रही कि उन्होंने लानत मलामत करके रिश्ता खत्म नहीं किया। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि हम ये रिश्ता अभी खत्म करते हैं, हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में हम एक बार फिर से साथ हो जाएं। सियासी माने इसके क्या कुछ निकाले जा रहे हैं? देखिए, उन्होंने जो थोड़ी सी नरमी दिखाई है, तो एक बात यह है कि बात तोड़ी भी नहीं तुमने, बनाई भी नहीं, अब अगर मेल नहीं है तो जुदाई भी नहीं।
तो ये बात तो एक सही है, लेकिन आप इसके दूसरे मायने लीजिए। इसका क्या कहने का मतलब है कि आप अखिलेश यादव को अभी मैच्योर नहीं समझते, आप उनको अभी छोटा नेता समझते हैं, आप उनको अनगढ़ नेता समझते हैं, और आप उनको अभी जो है बिल्कुल वो पक्का नहीं समझते हैं जी। तो इस तरह की बात कहना भी एक तरीके से ये जो सियासी सलीका है उसके खिलाफ ये मसला जाता है। और मैं समझता हूं कि ऐसा सुनने के बाद में कोई भी जो पॉलिटिकल एनालिस्ट होगा ना उसको अच्छा लगेगा, जो मुलायम सिंह या उनके पार्टी और अखिलेश यादव के इन लोगों को भी ये बात नागवार गुजरेगी कि आप ऐसा कैसे कह रहे हैं। अरे भाई वो एक बार ठीक है, होता है, गलती होती है, सबसे होती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि मायावती यही जाहिर करने के लिए आमादा हैं कि जो कुछ मायावती हैं वो बहुत अपने आप में मैच्योर हैं और अखिलेश यादव जो है इमैच्योर हैं, या अभी जो है उनके डिसीजंस जो होते हैं, जो फैसले होते हैं वो प्री मैच्योर होते हैं। What does she mean? मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं कि मायावती इस तरह से अपने आप को कहां से सीजन्ड पॉलिटिशियन के तौर पर समझ रही हैं उभरा हुआ। जी, जाहिर सी बात है, ये काफी अहम आपने बात कही। नरमी का क्या ये एंगल निकाला जा सकता है प्रेमकांत तिवारी साहब की, जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो इन पर हमले कड़े करते हुए दिखाई देंगी कि हाल फिलहाल में अब महागठबंधन बना और फिर उसका कोई नतीजा नहीं निकला, इसलिए इन्होंने क्या किया कि नरमी इख्तियार करके बीच का रास्ता इख्तियार किया। क्या ये भी माने निकाले जाए? जी बेशक आप सही कह रही हैं। देखिए उन्होंने एक ये कोशिश की है कि एक तरफ थोड़ा सा शॉक थेरेपी भी दी जाए और दूसरी तरफ ऐसा रास्ता भी बिल्कुल वो एक कहावत नहीं होती कि टू बर्न द ब्रिजेस, तो जो लकड़ी के पुल हैं उनको जला भी नहीं देना है, आने जाने का एक रास्ता बनाए रखना है, एक गुंजाइश बनाए रखना है। तो वो दुश्मनी जम के नहीं करना चाहती हैं, वो एक गुंजाइश बनाए रखना चाहती हैं और इस तरीके से वो एक कोशिश ये करेंगी कि जैसे जरूरत पड़े। तो ये तो मायावती का ये कई बार अखिलेश यादव के बारे में कह चुकी हैं। राज्यसभा का जब वो एक इलेक्शन हुआ था उत्तर प्रदेश में, तब भी उन्होंने ये बात अखिलेश यादव के ऊपर इल्जामात लगाए थे कि इन्होंने मैच्योर नहीं है अभी सियासी तौर पर और इनको अपने उससे पहले हमारे जो कैंडिडेट थे उनके खिलाफ, उनके समर्थन में, उनके पक्ष में वोट कराना चाहिए था। उसके बाद में फिर ये आए दिन ये कह देती हैं। ये कोई भी देखिए अखिलेश यादव 2012 में जब आए थे चुनाव जीत करके तो बाकायदा वो 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने थे। ये बात अलहदा थी कि तभी ये फैसला हुआ था कि शिवपाल को विरासत सौंपनी है या अखिलेश को सौंपनी, तो मुलायम सिंह ने अखिलेश को सौंप दी थी। और आज जाहिर है आप हमेशा किसी की कहना चाहिए कि वर्चस्व किसी का नहीं रह सकता कायम, तो इस लिहाज से अब अखिलेश का जमाना है, मुलायम सिंह का अब जमाना नहीं रहा है समाजवादी पार्टी में। जी, जाहिर सी बात है। प्रेमकांत तिवारी साहब, जिस तरीके से 2014 के चुनाव की बात हम करें तो उसमें हमने देखा था कि बीएसपी 0 पर थी, 0 पर सिमट गई थी और 0 से 10 तक का सफर बीएसपी ने किया है 2019 में। ऐसे में क्या इन 10 सीटें पाकर खुद को मेन स्ट्रीम का लीडर मायावती का समझना काफी है? नहीं, ये तो देखिए मायावती को खुशफहमी होना बहुत लाजमी है। वो इस बात से उनको बहुत खुशी हुई, लेकिन आप एक बात ये देखिए कि वो जिसकी बदौलत वो 10 सीटों पर पहुंची हैं, आप उसी को आप अलग किए दे रहे हैं। लेकिन प्रेमकांत तिवारी साहब, उन्होंने साफ कह दिया कि यादव का वोट, यादवों का वोट खुद अखिलेश यादव को नहीं मिला, वो बीएसपी को क्या दिला पाए होंगे?
खुद डिंपल यादव का मेरी तो जिक्र बात किया, ये है, डिंपल यादव का वो उन्होंने जो जिक्र तेरी किया, कन्नौज से पीढ़ी बुरी का तरह वो साथी हारी। था। सुब्रत पाठक जो कि बीजेपी के उम्मीदवार, इत्र व्यापारी हैं, इत्र के कारोबार से वो वाबस्ता है, इस बार वो अच्छी कैसी मार्जिन से बात जीते करती हैं। हैं? तो जितनी उनकी सीटें जीती हैं, जितनी उनकी सीटें जीती हैं, वो किस बलबूते पर जीती हैं? और ये बात अलहदा है, देखिए कि स्ट्रेटेजिकली जो एक माइनॉरिटीज वोट करती हैं, उन्होंने ऐसा नहीं कि मायावती को, कल उन्होंने ये भी दावा किया था कि मुसलमानों ने मुझको वोट दिया। अरे मुसलमानों ने अगर वोट दिया है तो वो स्ट्रेटेजिकली वोट देते हैं। वो गठबंधन को उन्होंने वोट दिया, अलायंस को वोट दिया, अलायंस कैंडिडेट्स को वोट दिया। उन्होंने मायावती को खासतौर से नहीं, अदरवाइज देखा जाए तो मायावती जो है वो गैर भरोसेमंद सियासतदान हैं माइनॉरिटीज के लिए, क्योंकि उन्होंने 3 बार भारतीय जनता पार्टी के साथ में उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट बनाई है और कुल मिलाकर के वो हमेशा कांग्रेस के साथ में रही हैं या समाजवादी पार्टी के साथ में रही हैं। उन्होंने हमेशा यही इल्जाम लगाए हैं कि आपका वोट मुझको नहीं ट्रांसफर हुआ है, मेरा वोट आपको ट्रांसफर हो गया। अरे आप तो 0 से 10 पे पहुंच गई, इतना बड़ा आपने फायदा उठाया और इसके बावजूद जो 5 के 5 ही पे रहा। लेकिन प्रेमकांत साहब वो इस तरफ ध्यान नहीं दे रही, वो सीधे तौर पर सामने वाले पर इल्जाम लगा रही हैं कि इस पार्टी की वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जिक्र नहीं किया कि अगर हम अकेले लड़ रहे होते कि तस्वीरें जो हैं वो कुछ और ही होती। अकेले लड़ रही होती तो मैं आपको बता रहा हूं कि इनकी हालत बहुत बुरी होती, समझे आप। ये अभी उपचुनाव में अगर इनको ये देखना है तो इनको समझ में आ जाएगा। एक बात आप बताइए, मैं एक बहुत सीधी सी बात करता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो सियासी हालात हैं, जो सियासी चीजें हैं, उनका आप पूरा माहौल देख करके आप तयशुदा बात एक ये कह सकती हैं कि मायावती ही सिर्फ वो लीडर हैं, वही ऐसी जो है वो नेता हैं जो अपने वोट ट्रांसफर करा सकती हैं। और बहुत से लोगों में ये चीज जरूरी नहीं होती कि वो वोट ट्रांसफर करवा दें। तो मैं तो ये मानता हूं कि मायावती ने खुद अपने वोट नहीं ट्रांसफर कराए हैं। और मेरी तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो चुनाव अधिकारी हुआ करते हैं, मेरी उनसे भी गुफ्तगू हुई और उनसे जो नतीजा उस क्षण के निकला बिलवाब, उसमें यह था कि साहब सपा के जो कोर वोटर्स हैं, उन्होंने जहां पर सपा का कैंडिडेट नहीं था, बसपा का था, तो उन्होंने भाजपा को वोट दिया है, बसपा को नहीं दिया है। और जहां पर बसपा, ये कहना चाहिए बसपा का कैंडिडेट नहीं था, वहां पर बसपा वालों ने भी भाजपा को वोट दिया है। तो ये चीज हुई। ये बात मैं दोबारा दोहराना चाहता हूं कि अगर माइनॉरिटीज ने वोट दिया, माइनॉरिटीज को इन्होंने इस तरीके से ये कहा कि उन्होंने हमको पूरा वोट दिया, तो माइनॉरिटीज ने इनको नहीं, क्योंकि इनके ऊपर उसको यकीन नहीं रह गया है, इनके ऊपर उसको भरोसा नहीं रह गया है। वो तो देख चुका है कि ये इतनी बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में ये गवर्नमेंट बना चुकी है और उसके बावजूद ये जिसके भी साथ रहती हैं उसके भरोसेमंद नहीं रहती हैं। तो यानी इसके बाद ये साफ हो जाता है कि मायावती काफी चतुर नेता है, शार्प नेता है। अगर उन्हें लगता है कि उनकी पार्टी का इस पार्टी के साथ रहकर फायदा नहीं हो रहा है तो फौरन से वो उनसे रिश्ता तोड़ लेती है। हमारे साथ प्रेम कांति भाई साहब आप बने रहे, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर भी जुड़े हुए हैं पवन गौड़ लगातार दिल्ली से। पवन गौड़, हम तमाम बातें कर रहे हैं मायावती ने जो कही, मायावती अपने अंदर यानी अपने पार्टी के अंदर क्या कुछ उन्हें तब्दीलियां लाई जानी चाहिए वो तो कर रही हैं, लेकिन उसका उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र नहीं किया। उन्होंने सीधे तौर पर ठीकरा अखिलेश यादव पर फोड़ा और कहा कि अखिलेश यादव अगर कोई तब्दीली लाते हैं तो हम उनके साथ रहेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी को लेकर नहीं कहा कि उनकी अपनी पार्टी किस हाशिए पर है और कितना काम पार्टी के लिए करना चाहिए। देखिए, आपको बताना चाहूंगा उनके इस वक्तव्य के अलावा आपको थोड़ा सा समझने के लिए आपको 19 के लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले जाना पड़ेगा। लगातार अखिलेश यादव ये कहते रहे कि मैं मायावती जी को प्रधानमंत्री पद के रूप में देखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मायावती जी प्रधानमंत्री रहें और मैं उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालूं। तो एक पैक्ट ये था कि मायावती को अगर मौका मिलता है तो वो अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो मायावती देश की प्रधानमंत्री बने और राज्य में अखिलेश यादव बने रहें। लेकिन जब लोकसभा चुनाव का परिणाम आया 19 का,
तो उसमें स्थिति बिल्कुल उलट के आ गई। बीजेपी बहुत बड़े बहुमत के साथ देश में आ गई। तो अब मायावती के पास प्रधानमंत्री बनने का मौका तो था नहीं, तो अब अखिलेश यादव को अगर राज्य सौंप दें तो वो क्या करेंगी। तो इसलिए उनको एक दूसरा तरीका उन्होंने सोचा कि अब गठबंधन को तोड़कर आगे बढ़ा जाए। लेकिन अगर गठबंधन को अगर वो बड़े ही अगर गलत तरीके से तोड़ देते तो फिर से राजनीतिक गलियारों में उनके ऊपर यही आरोप लगते कि देखिए कि जो हमेशा से करती आई है मायावती, उन्होंने फिर से एक बार वही काम कर दिया है। लेकिन उन्होंने कहा कि गठबंधन जारी रहेगा और उसके साथ साथ ये कहा कि पहले अखिलेश यादव को अपने आप को एक परिपक्व नेता के रूप में पेश करना होगा। तो उन्होंने इनडायरेक्ट वे में ये कह दिया गठबंधन टूट गया है, उसका जिम्मेदार सपा और अखिलेश यादव हैं। तो उन्होंने गठबंधन इन्हें बड़ी चालाकी से अपनी बात रखी और गठबंधन को खत्म कर दिया, क्योंकि अब उनको उत्तर प्रदेश के ऊपर पूरा फोकस करना है। अब लोकसभा चुनाव अगले 5 साल बाद होंगे, उससे पहले 2022 में उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव है। उसके लिए उसको अपनी पार्टी को तैयार करना है। जो उनको गठबंधन से लाभ मिल सकता था लोकसभा चुनाव में, उन्होंने पूरा ले लिया है। अगर वो कहें कि सपा के वोट बैंक हमको ट्रांसफर नहीं हुआ, तो अगर 2014 और 2017 का अगर हम चुनाव परिणाम का विश्लेषण करें तो 2014 में मायावती जी को 0 मिली थी और सपा को फिर भी 5 सीटें मिली थी। 2017 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो सपा को तकरीबन 50 सीटें विधानसभा चुनाव में मिली थी और मायावती जी 20 के आसपास रह गई थी। तो वहां दोनों जगह सपा का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा था मायावती की तुलना में। लेकिन अभी जो 2019 के लोकसभा चुनाव होते हैं उसमें सपा वहीं की वहीं 5 पर रह जाती है और बसपा का जो है 0 से 10 पहुंच जाती है। तो इससे अगर जब आप विश्लेषण करेंगे तो आपको साफ दिखाई देगा कि इस गठबंधन का लाभ सपा की तुलना में बसपा को ज्यादा हुआ है। लेकिन क्योंकि अब प्रधानमंत्री मायावती बन नहीं सकती हैं, उत्तर प्रदेश में उनको फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी जी, और वो गठबंधन में रहते हुए पॉसिबल नहीं है। इसलिए उन्होंने अब ये बड़ी ही चालाकी के साथ एक स्टेटमेंट दिया और इनडायरेक्ट वे में उन्होंने अखिलेश यादव को ब्लेम करते हुए गठबंधन तोड़ने की बात कर दी जी। प्रेमकांत तिवारी साहब, ईवीएम की बात कमोबेश मेरा ख्याल है कि लोकसभा इंतखाबात के बाद, लोकसभा इंतखाब से पहले जिस दिन वोटिंग काउंटिंग होनी थी उसके एक दिन पहले तमाम जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो इलेक्शन कमीशन से मिली थी। इस ताल्लुक से ईवीएम को लेकर उन्होंने इजहार ख्याल किया था, तशवीश का इजहार किया था। लेकिन उसके बाद से हमने ईवीएम का कोई मुद्दा सुना नहीं। पहली बार आज मायावती आती है, उन्होंने कहा कि ईवीएम में जो गड़बड़ी है वो गड़बड़ी है जमीनी सतह पर। उन्होंने कहा अगर गड़बड़ी है तो अपोजिशन पार्टियां इसको आखिर इससे कैश क्यों नहीं कराती, इस मुद्दे को लेकर क्यों नहीं बैठती कि अगर ईवीएम एक मामला है तो भाई है। मैं समझता हूं कि उस मुद्दे को ये लोग किसी न किसी तरीके से लोगों के पास पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उस मुद्दे में इन सभी लोगों ने देख लिया कोई बहुत बड़ा दम नहीं है, कोई बहुत बड़ा झस नहीं है उसमें। क्या बात थी, एक बात ये बताइए, 2014 में जब इलेक्शन हुआ तो ईवीएम से हुआ था, और 2014 में जब इलेक्शन हुआ था नरेंद्र मोदी आ गए थे क्लियर मेजॉरिटी लेकर के, तो उस समय वर्किंग गवर्नमेंट मनमोहन सिंह की ही तो थी केंद्र में। तब क्या हुआ था, ईवीएम कैसे फिर मोदी आ गए थे अगर ईवीएम में खराबी की जा सकती है जी। और एक बात और बताइए कि ये इस तरीके से कि मायावती के बाद में अखिलेश यादव आए विधानसभा में और अखिलेश यादव के बाद में फिर ये योगी जी आए, तो मैं समझता हूं कि इस बात में कोई बहुत दम रहा नहीं है। और एक बात और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब चुनाव आयोग ने कहा था कि भाई ईवीएम के बारे में आप लोगों को बड़े शक शुबा हैं और आइए देख लीजिए, हैक करके दिखाइए, इसको हम टेस्ट करके आप दिखाइए कि इसमें हैकिंग की जा सकती है, तो कितने लोग गए थे? नुमाइंदे सिर्फ 2 सियासी दलों के गए थे जी। वो केवल एक जो शरद पवार की है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और एक कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जी, सीपीएम जिसको, इन दोनों के अलावा कोई गया नहीं था। और ये बाद में गाल बजाने वाली बातें हैं कुल मिलाकर के। मायावती जी के बारे में एक बात मैं आपसे फिर कहूंगा जी कि वो शेर याद आया कि चिराग वो जो तेरी तीरगी का साथी था उसे तो सुबह के खातिर बुझाए देता है। आपके अंधेरे में जो काम आया जी, अब आपको थोड़ी सी सुबह लगने लगी तो आपने बुझा दिया। तो ये इस तरीके से अखिलेश यादव ने असल में जरूरत से ज्यादा नरमी भी बरती थी। आप गौर कर लीजिए इस बात पर
कि अखिलेश यादव ही मिलने गए मायावती से, जितनी बार मिलने गए जी। मायावती नहीं आई इनके पास, और इतनी विनम्रता और इतने अदब और इतने एहतराम के साथ में अखिलेश यादव हमेशा इनसे मिलते रहे जी। लेकिन आज नतीजा उसका ये कि उनको ये मैच्योर आप बता रहे हैं जी। तो प्रेमकांत तिवारी साहब, क्या ये जो फैसला मायावती का आप देख रहे हैं सामने, उन्होंने जो लिया, इत्तेहाद खत्म कर दिया, नाता तोड़ लिया समाजवादी पार्टी से, आने वाले दिनों में बाय इलेक्शन होने वाले हैं, क्या बीएसपी को जिस तरीके से लग रहा है कि उन्हें अकेले लड़ने के बाद फायदा होगा, आपको लगता है कि क्या वाकई में जमीनी सतह पर इसका कोई फायदा दिखेगा बाय इलेक्शन में? मैं समझता हूं बिल्कुल नहीं होगा कोई फायदा। ये बात एक जरूर है, देखिए इनका जो इंटैक्ट वोट है, चाहे वो बसपा का हो या सपा का हो, इंटैक्ट वोट के साथ में एक माइनॉरिटीज का वोट जरूर वो स्ट्रेटेजिकली करते हैं। वो अगर कैंडिडेट को स्ट्रांग देखते हैं तो फिर वो इनके कैंडिडेट को हो या सपा के कैंडिडेट को या कांग्रेस को, गैर भाजपाई होना जरूरी है उसके लिए। जी, जाहिर सी बात है। अब देखना ये होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अखिलेश यादव का तो बयान आ गया है, लेकिन दिगर पार्टियों का भी बयान आना शुरू हो गए हैं, और उसके बाद क्या बाय इलेक्शन में इस फैसले का असर दिखाई देता है या नहीं, देखने वाली बात होगी। बेहद शुक्रिया प्रेमकांत तिवारी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से बातचीत करने के लिए। साथ ही साथ पवन गौड़, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से बातचीत करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।